Welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो टैशन, तो छूले आपका मन। गूंजे हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, गूंजे हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी का जयकार। सभी सुन रहे श्रोताओं को नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त लेकर आपका अपना विशेष फोन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे मैंने आज सादर आमंत्रित किया है भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दिलीप कुमार यादव को। दिलीप, आप भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विषय से प्राय स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। आज आप मुझसे हिंदी दिवस के इतिहास को लेकर, इस आधुनिक समाज में हिंदी का कितना महत्व है, इसको लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो दिलीप कुमार यादव से बातचीत की है आपके दोस्त राहुल ने। तो आइए सुनते हैं दिलीप कुमार यादव से राहुल के बातचीत का ये भाग। दिलीप जी, सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। मैं तो बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। दिलीप जी, सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं की ओर से, हमारी टीम व हमारी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को भी मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। दिलीप जी, सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं की ओर से आप ये जानने की कोशिश करूंगा कि हिंदी दिवस का इतिहास क्या हुआ, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इस पर विचार करने से पहले हम अगर इसके समानांतर राष्ट्रीय आंदोलन से इसे जोड़कर देखें तो सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई और सन 1947 ईस्वी में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तत्पश्चात 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने सर्वसम्मति के साथ इस दिवस को मनाने की घोषणा की। हालांकि हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 में यह घोषित कर दिया गया कि इस दिवस को मनाया जाएगा, लेकिन पहली बार राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार समिति वर्धा के अनुरोध पर भारत सरकार ने 1953 में पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर के रूप में मनाया। दिलीप जी, आपने जो बताया कि हिंदी दिवस राष्ट्रीय आंदोलन से ही मनाया जाने लगा, आपने बताया कि 1918 से ही मनाया जाने लगा था। दिलीप सर, मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना चाहूंगा, राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की आजादी में हिंदी का कितना महत्व रहा है। दिलीप, राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये तो ज्ञात होना चाहिए किसी भी आंदोलन में एक भाषा की अहम भूमिका होती है। यदि हम उस आंदोलन को परिप्रेक्ष्य में रखकर बात करें तो बहुत अहम हो जाता है कि उस समय एक भाषा की कितनी आवश्यकता थी। और उस समय हिंदी का द्विवेदी युग चल रहा था। 1918 से बात करें तो 1918 के बाद छायावाद आ जाता है। तो 1918 में अगर एक राष्ट्रीय काव्य धारा भी है जिसका मैथिली शरणगुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ये हमारे लेखक जो हैं, ये स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर में अपनी रचनाओं द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित कर रहे थे कि किस प्रकार हमारे अतीत में हमारा परंपरा कैसी रही है, हमारी परंपरा कैसी रही है और हमारे स्वाधीनता आंदोलन में किस प्रकार की सकारात्मकता की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर के हमें 1947 ईस्वी में आजादी मिली। तो राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर हिंदी का महत्व देखा जाए तो अहम भूमिका निभाई है हिंदी ने अपनी। दिलीप जी, आपने मुझे बताया कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान आर्टिकल 343 में जो है हिंदी को राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया।
दिलीप, क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के लिए आज भी लड़ाई करती आ रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या मत है, क्यों नहीं बन पाया? देखिए, राष्ट्रभाषा न बन पाने के विषय में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया जा रहा था तब कहीं ना कहीं एक बात तो स्वाधीनता आंदोलन के समय में ही उठ गई थी कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी ही हो सकती है। लेकिन जब राजभाषा के रूप में इसे प्रतिष्ठित किया गया तो कहीं ना कहीं एक और विवाद भी उत्पन्न हुए क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए तो हिंदी प्रतिष्ठित राजभाषा के रूप में हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जहां अंग्रेजी भाषी क्षेत्र है वो छूटता नजर आया तो वहां दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद हुए कि हिंदी को ही क्यों प्राथमिकता दी जा रही है और इसके समानांतर एक और भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को भी अधिकृत किया गया राजभाषा के रूप में। दिलीप सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। एक सवाल मैं आपसे और जानने की कोशिश करूंगा, क्या हिंदी भाषा आज, चूंकि भारत की मातृभाषा हिंदी है, तो क्या भारत की अपेक्षा विदेशों में हिंदी भाषा मजबूत हुई है? ऐसा लोगों का मानना है। इसके पीछे आपका क्या विचार है? क्या विदेशों में भाषा मजबूत हुई है? देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें हिंदी के बारे में तो कहीं ना कहीं जरूर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हिंदी भाषा की जो समृद्धिशाली परंपरा देखने को मिल रही है, वाकई ये मानना होगा। कहीं ना कहीं नॉर्वे देखिए, नॉर्वे में कह सकते हैं हम, और अमेरिका में कह सकते हैं, कहीं ना कहीं यूरोप के अन्य देशों में हिंदी को जो सम्मान और जो सम्मान मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है और बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हिंदी को ये प्रतिष्ठा मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में हिंदी की जो दशा है ये इतनी खराब क्यों होती जा रही है। कहीं ना कहीं अगर इस पर हम विचार करें तो हमारी इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, मानसिकता की। हम जहां तक समझ पाते हैं कि ये जो मानसिकता हिंदी के प्रति बना दी गई है कि हिंदी विषय पढ़ने वालों के लिए बहुत कुछ है नहीं, लेकिन मैं इससे सहमति नहीं रखता हूं, क्योंकि हिंदी वह ऐसी भाषा है जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, और आप मध्यकालीन से लेकर के आप साहित्य के किसी भी कालखंड को उठा लें तो देखेंगे कि साहित्य की विपुल संपदा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित है। दिलीप सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि मैं ये प्रश्न करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही आपने मुझे जवाब दे दिया कि हिंदी कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है हिंदी को लेकर हीन भावना है। लोग हिंदी पढ़ने वाले छात्रों को हीन भावना से देखते हैं। दिलीप, ऐसा क्यों है, क्या वजह है और इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, इसे दूर करने की जहां तक बात है, हमें अपनी पहले मानसिकता चेंज करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीजें बाधा जो है मानसिकता की है। हमें अगर किसी अन्य भाषी लोगों से मुलाकात करें, अंग्रेजी की ही बात कर लें, हमारा देश अंग्रेजी सत्ता से आजाद तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी रूपी गुलामी का जो दौर है आज भी बना हुआ है। अंग्रेजी कहीं ना कहीं हावी है हमारे ऊपर, भले ही आज सत्ता हावी ना हो अंग्रेज की, लेकिन आज कहीं ना कहीं अंग्रेजी हावी है, क्योंकि ऐसी माइंडसेट सेट कर दी गई है लोगों के मन में कि हिंदी के प्रति वो जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं संस्थाओं को आगे आना होगा इसके बारे में। और जब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारी छवि हिंदी की बन रही है, वो कहीं ना कहीं सिनेमा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सिनेमा जिस प्रकार से हमारा हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है, और पत्रकारिता जो है, इनका बहुत योगदान है हिंदी के क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं इसको भारतीय समाज में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं और भी सशक्त होने की आवश्यकता है। दिलीप, हिंदी भारत की मातृभाषा है, उसके बावजूद भी हिंदी को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। ये हिंदी के बुद्धिजीवियों के लिए, हिंदी के छात्रों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, और इसीलिए लगातार वो हिंदी का तमाम सम्मेलन भी आयोजित करते रहते हैं, तमाम वेबिनार आयोजित करते हैं। दिलीप, आखिर विदेशों में हिंदी इतनी प्रचलित है, इतना सम्मान प्राप्त करती है हिंदी, और अभी बताऊं तो करीब करीब 150 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है।
फीजिंग एक ऐसा देश है जहाँ की राज्य भाषा हिंदी है, मॉरिशस एक और सुरेनाम एक ऐसा देश है जहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी है। तो इस प्रकार हिंदी जो है काफी प्रतिष्ठित विदेशों में है। तो इसके पीछे दिलीप क्या उद्देश्य है, हिंदी इतनी प्रतिष्ठित विदेशों में क्यों है और भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की मातृभाषा है, भारत में पहले होना चाहिए था, लेकिन भारत में उतना महत्व क्यों नहीं मिलता? क्या है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक लालसा बहुत जरूरी होती है। जो लालसा होती है, जानने की इच्छा होती है, वो बहुत आवश्यक होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा हमने माइंडसेट अपना ऐसा सेट कर रखा है कि हम हिंदी को क्या देखें, हिंदी को तो हम जानते हैं। ऐसा आप किसी भी एक आम इंसान भारतीय से मिलिए तो आप जब बात करेंगे उनसे तो कहेंगे हिंदी, आप हिंदी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उनके तरफ से उत्तर यही मिलता है हिंदी क्या है, हिंदी को तो सब जानते हैं, सब बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक स्थिति जो है और जो विदेशों की बात आप कर रहे हैं, तो विदेशों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ रहे हैं और एक किसी भी भाषा को सीखने की जो ललक होती है वो उनमें है और कहीं ना कहीं इसी कारण हिंदी बहुत प्रतिष्ठित हो रही है। दिलीप, कई लोगों का ये मानना है कि विदेशी अगर हिंदी सीखने के लिए ललायत है, अभी आपने कहा, तो वो एक उद्देश्य है। जैसे अंग्रेजी का उद्देश्य है कि अंग्रेजी में व्यवस्था भी छिपी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंग्रेजी लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि तमाम समूचे विश्व में अंग्रेजी का व्यापक स्तर पर विस्तार है। अगर वो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं तो वो फिर विश्व में किसी भी मंच पर जा नहीं सकते, व्यापार, बिजनेस या पढ़ाई नहीं कर सकते। पर आखिर विदेशी हिंदी क्यों सीखते हैं? क्योंकि उन्हें भारत से लगाव है, वो भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं, वो भारत की सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं। और आपने भी अनुभव किया होगा 1835 में या तमाम ऐसे लेखक हैं जो भारतीय रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर के यही रच बस गए। तो इसके बारे में क्या मत है आपका? क्या आप इसको सही मानते हैं? ये सच में ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है और कहीं ना कहीं हमें इससे प्रेरणा लेनी होगी कि हमें भी याद आ रहा है कि एक जर्मन के विद्वान ही ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का खोज किया भारत में आकर के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जर्मन विद्वान आकर के शकुंतला का खोज करते, शकुंतला जो नाटक है उसका खोज करते हैं आकर के। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये उसी के प्रतीक है कि जागरूकता कितनी विदेशों में हिंदी को लेकर के है और अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर के है। बिल्कुल दिलीप, 1835 की अगर बात करें तो बेल्जियम में जन्मे एक नागरिक जो भारत में आए तो हिंदी की जो दिव्यता है उसने इनको आकर्षित कर लिया और वो यही रच बच गए। उन्होंने तमाम रचनाएं की हिंदी को लेकर, हिंदी व्याकरण को लेकर के। दिलीप, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि भारत में अक्सर जब बच्चे छोटे रहते हैं तो शुरू से उन्हें कहा जाता है आप इंग्लिश पढ़ो। हमारे माता पिता हिंदी को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित नहीं करते, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? क्या करना चाहिए हम विद्यार्थियों को? देखिए, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, विशेष करके हिंदी के बारे में बात करें और भारतीय भाषाओं के अन्य बात करें तो कहीं ना कहीं हमें इस पर ठहर कर कुछ देर सोचने की आवश्यकता है। हम हिंदी के प्रति इतना शिथिल क्यों होते जा रहे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखें तो अंग्रेजी हावी है हिंदी पर ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं पर भी हावी है। तो संस्कृत का आप देख रहे हैं एकदम लोप सा होता जा रहा है, संस्कृत जबकि जननी मानी जाती है भारतीय भाषाओं की, लेकिन इसका लोप होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें आज से इस दिन से ही आज संकल्प लेना चाहिए हमें कि आज हम ये निर्णय ले लें कि आज से हम हिंदी के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करें तो हिंदी बहुत आगे तक जा सकती है। दिलीप सर, आप स्कूल से लगाए विश्वविद्यालय में पढ़ भी चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। आप स्कूल या विश्वविद्यालय में अभी हिंदी का कितना वर्चस्व है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विद्यालयों में सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, सबसे आवश्यकता वाली चीज जो है वो भाषाई चीज है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सबसे पहले भाषा को समझने की आवश्यकता होती है और जब भाषा ही नहीं समझ में आएगा तो उसमें अध्ययन की सामग्री जो भी हो पहले उसे भाषा ही समझना होगा। तो कहीं ना कहीं हम अगर स्कूल की बात करें तो अभी हम देखें, अभी 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति है 2020 में लाई गई है सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो मातृभाषा की ओर जोर दे रहे हैं
क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब ये महसूस होने लगा है हमें कि हमारी मातृभाषा जो है कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ रही है इस देश में। तो एक कदम है उस ओर कि हम अपनी परंपरा और संस्कृति को कैसे संजो कर रख सकते हैं और कैसे हिंदी को और आगे बढ़ा सकते हैं। और मातृभाषा से उनका साफ संकेत यही है कि वे इधर ही ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि मातृभाषा को हम किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है और इसमें हिंदी शामिल है। दिलीप, आपने बात की नई शिक्षा नीति को लेकर के, लेकिन नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की बात की गई है। मान लीजिए अगर आप अयोध्या के रहने वाले की मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा वो अवधी है, तो फिर यहाँ पर हिंदी की बात तो कहीं की नहीं गई है दिलीप यहाँ पे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, मातृभाषा प्रकारांतर रूप से वहाँ पर रखी गई है। हाँ, ये बात तो बहुत सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी ऐसी शब्दावली प्रयोग नहीं की गई है जैसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा का कहीं वर्णन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इस पर एक बार और विचार करने की आवश्यकता है, गहन अध्ययन की आवश्यकता है। तो हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मातृभाषा से यदि उनका तात्पर्य अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो यही कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि मातृभाषा अवधी, ब्रज, तेलुगु जो भी हो किसी की, लेकिन वो अध्ययन सामग्री का माध्यम तो हो सकती है, लेकिन लेखन का काम हम हिंदी में ही करेंगे। दिलीप, हिंदी को लेकर आपने बहुत सारी बातचीत मुझसे की, मैंने आपसे हर पहलू पे सवाल पूछे, आपने बड़े बेबाकी के साथ हर पहलू का जवाब दिया, हर सवालों का जवाब दिया। आखिरी सवाल दिलीप मैं आपसे यही करूंगा, आप स्कूल से लगाए आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक का सफर तय कर चुके हैं दिलीप जी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सफर तय करने में कितनी कठिनाइयां आई, किनका सहयोग मिला, सबसे बड़ा हाथ किनका रहा? आप अपने पूरे संघर्ष की कहानी बताकर हमारे सभी सुन रहे श्रोताओं को प्रेरित करें, हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप बताएं दिलीप। पहली बात तो आज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ और आज हिंदी दिवस भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है। और जहाँ तक आपने संघर्ष की बात की, मैंने अपनी विद्यालयी शिक्षा अर्जित की है गोरखपुर में, राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज गोरखपुर में। तो वहाँ जैसा कि आपको पता है कि दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेल लिपि हिंदी को समझने में हमारे लिए, विशेष अन्य विषयों से अलग करके देखें अलग, तो कहीं ना कहीं हिंदी को समझने के लिए एक बहुत आवश्यक होता है किताब जो हमें मिला हिंदी का, तो कहीं ना कहीं उसके शब्दावली और व्याकरण जिस प्रकार से हमें समझने का जो अवसर मिला विद्यालय शिक्षा के दौरान, तो कहीं ना कहीं उससे एक मार्ग प्रशस्त हुआ मेरा। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। तत्पश्चात मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है और वहाँ भी मैं हिंदी विषय से ही स्नातक की पढ़ाई की है। तो और आज स्नातक की पढ़ाई करने के बाद आज मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र में हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का योगदान महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना करता है, यानी डॉक्टर नामवर सिंह खुद जाकर के वहां पर इसकी स्थापना करते हैं, इसकी नींव रखते हैं। दिलीप सर, मैं बहुत छोटा सा एंकर हूँ और मैं इंटरव्यू लेना नहीं सीखा हूँ, बस मैं अनुभव ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आकर हमसे बातचीत करके आपको? अरे पहले तो एक बार पुनः आपकी पूरी टीम को और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया थोड़ी सी बातचीत करने की। और मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है कभी भी किसी चैनल पर बात करने का, तो हो सकता है कुछ मेरी ओर से भूल हुई हो तो अल्पज्ञता समझकर क्षमा करें। और बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आपने ये अवसर दिया। दिलीप जी, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दिलीप कुमार यादव को। मैंने इनसे हिंदी विषय के हर पहलुओं पर सवाल की, मैंने इनसे हर क्षेत्र से सवाल पूछा, हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में, आजादी में हिंदी के महत्व के बारे में, आधुनिक समाज में हिंदी का कितना वर्चस्व स्थापित हुआ है, कितना नहीं हुआ, इसके बारे में, विदेशों में हिंदी के महत्व के बारे में। मैंने हर तरह के सवाल दिलीप से पूछे और दिलीप ने मेरे हर सवालों का बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया। चलते चलते आपको हम बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता
अमन कुमार और संजीत तिवारी। टेक्निकल सहयोग मिला राजेंद्र सर से। शोध, आलेख और स्वर आपके दोस्त